नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दिन 37वां है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी के लिए हम 100 डेज में 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपके सिलेबस के जो टॉपिक है, जो चैप्टर है और पीवाईक्यू को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 10 सालों में जैसे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे, उन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन, उन्हीं के सेम लेवल पर क्वेश्चन बना रहे हैं। पर डे 10 क्वेश्चन की हमारी सीरीज रहती है और ये 20 से 22 मिनट के अंदर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी 10 क्वेश्चन की, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हम फिनिश करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है क्या कि 47,100 रुपये है जो हमारे पास, वे 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जमा करा जाते हैं और वार्षिक रूप से उन पर ब्याज लिया जाता है चक्रवृद्धि। तो ये कह रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मुझे अंतर निकालना कितना होगा जी, किस साल के लिए, 2 साल के लिए। तो कुछ साधारण ब्याज तो हमारा प्रतिवर्ष होता है सेम, यानी कि पहले साल भी 9 मिलेगा, दूसरे साल भी 9 मिलेगा, यानी कि 2 साल का ऐसा ही तो हो जाएगा मेरे पास 18%। पर लेकिन मेरे पास पहले साल 9% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, पर अगली साल 9 पे 9% और मिलेगा। तो यानी कहना है मतलब 0.81% अधिक मिलेगा, यानी कि अगली साल मिलेगा 9 से कितना अधिक, 8.1%, यानी कि 2 साल में मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 9% के हिसाब से 18.81। तो इनका जो मैं अंतर करूँगा तो मुझे अंतर पता लगेगा 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 9% की दर से 0.18% का अंतर आएगा मेरा। मेरा जो धन दिया गया है बस उसका मैं 0.18% निकाल लूँ तो मुझे 2 साल के 9% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मुझे अंतर मालूम हो जाएगा। तो 47 और 100 की हम निकाल लेंगे वैल्यू 0.81% बटे 100। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कैंसिल होगी। अब मैं 0.8 बाद में लगा लूँ, मैं तो मैं गुना करता हूँ 81 की किस में, 471 में। देखिए 1 एकम 1, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 8 7 15 हासिल लग गए 1, 4 एकम 4, 8 7 56, 56 और 4 हो जाएंगे 60, 60 और 1 61 हासिल लग गए मेरे पास 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 और दशमलव लगना 2 के बाद, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 381 रुपये 51 पैसे का 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 6500 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई बतानी मुझे। देखिए शंकु होती है आपकी क्रिसमस की टोपी, या फिर हम कह सकते हैं मंदिर की घंटी। ये इसकी होती है एच, ये होती है एच और ये होती है जिसकी आर, और ये होती है इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो उसने दे रखा मुझे वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल की वैल्यू मुझे दी गई है 6500 पाई। तो यानी कि पाई आर एल बराबर मेरा 6500 पाई मेरा वैल्यू है सवाल में जो मुझे दिया गया। यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकालूंगा, पाई से पाई मेरी कैंसिल होगी, यानी कि उसके आधार का व्यास जो है 50 है, तो आर हो जाएगी कितनी, 100 का हाफ, यानी कि व्यास का आधा हमारा होता है त्रिज्या, यानी कि उसकी त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 50 आर की वैल्यू रख के गुना एल और बराबर 6500 कर लूँगा मैं। तो यहाँ से भाई मेरा एल की वैल्यू आ जाएगी 50 से जब काटूँ मैं से 5 कम 5 5 या 15, यानी कि एल की वैल्यू आ जाएगी 130, यानी कि तिर्यक ऊंचाई उसकी है 130 और जी आर है उसकी 50। मुझे निकालनी हाइट। हाइट निकालने के लिए यानी कि ये बन जाएगा मेरा पाइथागोरस प्रमेय, और यहाँ पे मैं एच की वैल्यू निकालनी मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तिर्यक ऊंचाई में से, तिर्यक ऊंचाई के स्क्वायर में से
त्रिज्या का स्क्वायर घटाऊंगा और उसका वर्गमूल निकालूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऊंचाई की। तो ये 130 का स्क्वायर करूंगा माइनस 50 का स्क्वायर करूंगा और उनके अंतर का वर्गमूल। 13 का स्क्वायर 169, 20 माइनस 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, इनका अंतर 14,400 हो जाएगा। इसके ऊपर अंडरूट लगाऊंगा तो ये h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 144। किसका होता है, 12 का स्क्वायर, 2 जीरो की रह जाएगी 1 जीरो, यानी कि 120 सेंटीमीटर है जी शंकु की ऊंचाई। 120 मेरी ऑप्शन दी गई है किसमें, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, कमलेश ने 10,000 रुपये में कुछ साड़ी और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत, यानी कि 10,000 रुपये खर्च करता है कमलेश, उसमें कुछ साड़ी लाता है और कुछ सूट लाता है। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1,500 रुपये है जी और प्रत्येक सूट की कीमत 1,000 है। अब ये कह रहा है सूट और साड़ी टोटल उसने खरीद रखी है जी कितनी, 8। अब इसने पूछा साड़ी की संख्या कितनी है। अगर टोटल आइटम 8 है तो 8 में से मैं मानना कि साड़ी उसने खरीद रखी x, साड़ी x खरीद रखी, तो सूट कितने हो जाएंगे जी, 8 माइनस x। और जी यहाँ पे साड़ी की कीमत मेरे पास है जी कितनी, एक साड़ी की 1,500 रुपये प्लस, और एक सूट की कीमत है जी मेरे पास 1,000 रुपये, और टोटल जो कीमत चुकाई इन सभी की इसने 10,000। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 150x प्लस का 8,000 और माइनस का 1,000x, 1,500 हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर 10,000। तो यहाँ पे 1,500 और 1,000 में अंतर करेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा 500x बराबर 8,000, उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो 10,000 में से 8,000 घटेगा तो बचेगा जी मेरे पास 2,000। 2,000 को मैं डिवाइड करूंगा 500 से तो मेरा वैल्यू x का आ जाएगा। x मेरा है किसका वैल्यू जी, सूट की कीमत संख्या का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 को 5 काट देगा 4 बार, अर्थात मैं सूट खरीदे, साड़ी खरीदी कितनी जी, 4। 4.5 की ऑप्शन मेरे पास कौन सी में, ना पहली में, ना दूसरी में, ना तीसरी में। 4.5 और सूट भी मेरे 4 हो जाएंगे, क्योंकि जी x का मान मेरा 4 है तो मैं 8 में 4 घटा मैं 4। एक तरीका तो बेसिक तरीका मेरा करने का सवाल का ये है। दूसरा तरीका मेरा इसका ऑप्शन से भी मैं सवाल को लगा सकता था बहुत जल्दी। देखिए कैसे, अगर मैं ऑप्शन लेता पहली 3 साड़ी 5 सूट, 3 साड़ी यानी कि 1,500 रुपये की एक साड़ी, तो 3 साड़ी मेरे पास कितनी होती जी, 4,500 रुपये की, और 5 सूट यानी कि एक सूट 1,000 का, तो 5,000 का मेरे पास हो गए सूट, तो 4,500 और 5,000 का जोड़ हो जाएगा जी 9,500, जो कि आंसर दिया टोटल 1,000 का। तो पहली ऑप्शन मेरी कैंसिल होगी। 2 साड़ी यानी कि एक साड़ी 1,500 की, 2 साड़ी कितने की जी, 3,000 की, 1,500 गुना 2 प्लस 6 सूट, 6 गुना 1,000 यानी कि 6 गुना 1,000 6,000 प्लस 3,000 यानी कि 9,000। तो ऑप्शन बी से भी मेरा आंसर नहीं बनेगा। 5 की गुना करूँगा 15 में, 1,500 की 5 में गुना कर 7,500 प्लस 3 की गुना करूँगा 1,000 में, ये हो जाएगा मेरे पास 3,000। 3,000 और 75 से हो जाएगा 10,500, ये भी मेरा आंसर नहीं होने का। तो लास्ट में मेरा 4 साड़ी यानी कि 15 चौका 60, 6,000 की साड़ी और 4 गुना 100 यानी कि 4,000 के मेरे सूट, टोटल हो गया जी मेरे पास 10,000 का खर्चा। 10,000 में इसने खरीदा था, तो मेरी ऑप्शन हो जाएगी राइट, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन से भी इन क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। साधारण ब्याज की पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी। मैंने माना कि मेरा मूलधन प्रिंसिपल 100 रुपये है, अमाउंट कह रहा हो दुगना करने का, यानी कि मिश्रधन, यानी कि 100 अगर मूलधन है उसका दुगना, यानी कि अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 200 रुपये। तो मुझे इंटरेस्ट कितने का मिला जी, मुझे इंटरेस्ट मिला 200 रुपये माइनस 100 रुपये, यानी कि मुझे
100 रुपये का ब्याज मिला। अगर 200 रुपये मेरा मूलधन है और 100 रुपये मेरा मूलधन है और 200 मेरा मिश्रधन है, तो यानी कि 100 रुपये मेरा ब्याज है। मुझे दर निकालने के लिए क्या होता है, 1 साल का ब्याज, एक साल में कै वर्षों में कह रहा जी, 12 वर्षों में। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ब्याज 100 रुपये, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा समय। 100 से 100 कैंसिल, 4 तिया 12, 100 से 100 को 4 काट देगा 25, 25 बटे 3 का मीन्स हो जाएगा मेरे पास 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9 के ब्याज की दर मेरे पास हो जाएगी 8.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 18,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय ज्ञात की। देखो आय क्या होता है हमारा, आय होती है इनकम, इनकम होती है खर्च प्लस बचत का जोड़, खर्च प्लस बचत का जोड़। अगर उसकी आय 100% है तो 100% में से वो 40% खर्च कर देता है, 40% खर्च कर देता है, तो उसकी बचत हो जाएगी कितनी जी, 60%। बचत के रुपए दिया है 18,000 रुपये, तो 60% की वैल्यू मुझे दिया गया है 18,000 रुपये। मुझे निकालना है उसकी आय, तो यानी कि मुझे निकालना 100% की वैल्यू, 1% बराबर 18,000 बटे 60, और 100 पे निकाल लूँगा मैं गुना करके आय, 0 से 0 कट गई, 36 18, 300 मेरे पे यहाँ बच गया, 300 गुना 100 करेंगे तो मैं कम्मा जी वो टोटल जो कुमारा उसकी आय जो है वो है जी 30,000। 30,000 में वो 18,000 खर्च करता है तो 12,000 की वो बचत करेगा। तो मुझे आय पूछी थी, तो आय के लिए मेरा आंसर हो जाएगा जी 30,000, जो कि ऑप्शन मेरी है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य को हम कह सकते हैं एवरेज, समांतर माध्य को हम कह सकते हैं जी आप अपना एवरेज। कितना है जी, 110 है। 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि, अन्य 10 में प्रत्येक में 15 की वृद्धि तथा शेष 5 में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो समांतर माध्य का नया मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन 25 का योग निकाल लेते हैं, संख्या गुना औसत। तो ये मेरा 25 का योग आ जाएगा, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 और 2 27, यानी कि 2750 मेरा 25 वास्तविक संख्या का योग था। अब उसमें 10 संख्या में बढ़ोतरी कर रहा जी वो कितनी, 12.5 की, तो 12.5 की बढ़ोतरी कर रहा तो कितना मेरा योग बढ़ेगा औसत। अगर 12.5 जोड़ रहा तो प्रत्येक में कितना योग बढ़ जाएगा, 125 बढ़ जाएगा। अगली अन्य 10 संख्या में कितने की बढ़ोतरी कर रहा जी, 15 की, तो 15 की बढ़ोतरी कर रहा तो 10 संख्या का योग कितना बढ़ जाएगा, 15 की बढ़ोतरी से 150। अन्य 5 में कोई बढ़ोतरी नहीं करता, वो अनचेंज करता है। तो यानी कि टोटल मेरा जो योग बढ़ेगा 10 10, यानी कि 20 संख्या ना मेरा जो 12.5 पहली 10 में बढ़ा और 15 अगली 10 में बढ़ा प्रत्येक संख्या में, तो मेरा योग बढ़ जाएगा जी 5 2 7 और 2, यानी कि 275 मेरा योग बढ़ जाएगा। अब जो पहला योग था मेरा वो 2750 था, तो उसमें मैं जोड़ लूँगा कितना, 275, तो नया योग आएगा मेरा। 0 में 5 जोड़ा गया 5, 5 और 7 12 का 2 का हासिल लगे 1, 7 2 9, 9 और 1 10, 2 और 1 3, यानी कि अब नया योग आएगा मेरा 25 संख्याओं का नया योग आएगा कितना जी, 3025। तो मुझे औसत निकालने के लिए यू 25 का योग है कितना जी, 3025। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, कुल योग बटे कुल संख्या, तो 25 से भाग करेंगे 3025 को, 25 से कम 25 बच गए 5 हो गए 50, 25 दूनी 50 बच गए 2, 25 से कम 25, यानी कि अब नया औसत जो आएगा वो आएगा 121, और 121 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, 26 40 22 और 34 में से प्रत्येक में से x जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है यदि 4x y समानुपात y अनुपात 7x - 6 कोष्ट के अंदर, और
y जो है y का मान 0 से बड़ा है तो y कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखना x की वैल्यू क्या होगी, 26:40 समानुपात अर्थात बराबर का मतलब होता है समानुपात का बराबर 22:34। अब इसमें हम क्या जोड़े जो समानुपाती हो जाए। देखो 26 में एक जोड़ेंगे 27 और इधर हो जाएगा 41। 27 41 में कोई अनुपात नहीं बनेगा। अगर हम दो जोड़े, अगर दो दो जोड़ दें प्रत्येक संख्या में हम यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगी संख्या क्या जी, देखो यहाँ तो हो जाएगी 28 और ये हो जाएगी जी 42 और समानुपात ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा जी 36। अर्थात 14 दूनी 28, 14 थी 42, समानुपात 12 दूनी 24, 12 थी 36, यानी कि समानुपाती होगी। अर्थात जो मैं जोड़ना है वह संख्या हमारी हो जाएगी 2। अर्थात मुझे x का मान पता लग गया कि x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी जी 2। अब यहाँ पे इसमें पुट कर लेता हूँ जो मुझे इक्वेशन सोल्व करनी। क्या करनी मुझे इक्वेशन, 4x अनुपात y समानुपात y अनुपात कोष्ठ में 7x माइनस का 6। यहाँ पे x की जगह 2 रख लेता हूँ, 4 दूनी 8 अनुपात y अनुपात समानुपात y और यहाँ पे 2 रखूँगा 7 दूनी 14 और 14 में से घटाऊंगा 6 तो यहाँ हो जाएगा 8। y की y में गुना करूँगा 12 पदों की 12 में, भीतरी पदों की भीतरी में, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8 की 8 में गुना करूँगा 64। तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, जब मैं 64 पर रूट रखूँगा तो ये हो जाएगा बराबर 8 के। तो y का मान मेरे सवाल में हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी में। तो ये x की वैल्यू में अज्यूम करके 1 2 3 करते ऐसे जोड़ते हो तो मुझे 2 पे मुझे समानुपात हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे 2 हो जाएगा और 2 का मैं वैल्यू रख दूंगा जो मुझे पूछा है। क्या पूछा, ये इक्वेशन में मेरा मान। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बने गए कोण और वृत्त पे परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होगा। देखो जी थ्योरम होती है हमारी, जब हम 10वीं में पढ़ते हैं 9वीं 10वीं में, तो वहाँ पे जैसे ये वृत्त का केंद्र है, ये हमारी एक जीवा है, ये परिधि पर कोई केंद्र है, उसके केंद्र पर अगर हम देखें यहाँ पे मेरा वृत्त की परिधि पर जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा, इसका मुझे मान बताना कि क्या कोण बनेगा मेरा। तो देखिए ये मान लेता हूँ मैं ए बी सी और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ओ और ये मान लेता हूँ इधर ऐसे। तो यहाँ पे जो वृत्त की परिधि पर अगर कोण x बनता है तो यहाँ पे बनेगा जी 2x। अर्थात वृत्त की परिधि पर बना कोण और वृत्त के केंद्र के कोण का आधा होता है, या फिर ये कह सकते हैं जो केंद्र पर कोण बनेगा और परिधि बनेगा तो परिधि से परिधि बने कोण का दुगुना होगा कौन सा, केंद्र पर बना कोण। यानी कि परिधि पर बना कोण अगर 1 है तो केंद्र पर बना वृत्त के केंद्र बना कोण का मान क्या होगा, 2। तो 2:1 मेरा हो जाएगा। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था कि वृत्त की परिधि पर बना कोण और उसके केंद्र पर बने कोण का अनुपात बताना था। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वृत्त की परिधि से दुगुना बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला मेरा, 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट में तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 है। यानी कि अगर शेष 3 अभी बचा तो 4 दूरी उसने तय कर ली। अब उसकी चाल बताना मुझे दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित। देखो 37 किलोमीटर है उसे जाना है और 37 में उसने 1 घंटा और कितना समय जी, 1 घंटा 5 मिनट उसने साइकिल चलाने के बाद पाया, क्या पाया कि उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो शेष दूरी की 4/3 है। यानी कि शेष दूरी की 4/3 यानी कि 4 उसने तय कर ली, तो शेष कितनी बची उसने 3 और तय कर ली उसने कितनी जी 4। अर्थात तय की गई दूरी और शेष दूरी में अनुपात हो जाएगा 4:3।
4:3 का जोड़ कर लेंगे हम, हो जाएगा 7, यानी कि टोटल दूरी अनुपात के हिसाब से 7 है, वैसे उसकी टोटल दूरी है कितनी जी, 37 किलोमीटर। तो अब 1 घंटे में तय करी दूरी कितनी हो जाएगी जी, 37 का 1 घंटे 5 मिनट में 37 का क्या एक हिस्सा जी, चौथा। तो पहले हम देखेंगे दूरी कितनी तय करी, दूरी तय करी जी उसने 37 बटे टोटल दूरी अनुपात के हिसाब से 7, 7 से भाग करें अगर गुना करेंगे 4 से, तो ये मेरी तय की गई दूरी का मान आ जाएगा। अर्थात ये आ जाएगा 7×4 = 28, और जी मेरे पास 2 बच गए, 4×3 = 12, 12 और 2 14, यानी कि 148/7 किलोमीटर दूरी तय करता है वो 1 घंटा 5 मिनट में। अब 1 घंटा 5 मिनट का मीन्स 5 मिनट को भी हम घंटे बना लेते हैं, तो बटे करेंगे 60 से भाग, 5×5 = 12×5 = 60, 12×12 12 एक 13/12 घंटे हो जाएगा मेरा 1 घंटा 5 मिनट का टोटल आवर्स में। अब देखिए ये दूरी है और ये समय है, अगर दूरी को समय से भाग कर दे, अगर दूरी को समय से भाग कर दे तो मेरी क्या आ जाएगी जी, वो आ जाएगी जी चाल, यानी कि स्पीड। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 148/7 को भाग कर लेता हूँ किससे, 13/12 से। तो ये 12 मेरा चले जाएगा ऊपर और नीचे गुना कर लेगा 13×7 में, तो 13×7 = 91। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या मान आ गया, अब भाई 12:48 की गुना को भाग करेंगे 13×7 = 91 से। अब देखे यहाँ पे भाग करते हैं तो हम कितना हमारा मान आएगा, 12×8 = 96, पहले गुना कर लेते हैं, 12×8 = 96 बच गए 9, 12×4 = 48, 48 और 9 57, यहाँ से लग गए आपके पास 5, 12×12 12 और 5 होगा 17, 1776 को भाग करेंगे 91 से। तो देखो 91 का एक ही चलेगी मारनी हमारी, तो यहाँ पे बच जाएगा 6, यहाँ पे बच जाएगा 8, 86, फिर उतार लगे, यहाँ पे चलेगी मेरे 90, तो 9×1 = 9, 9×9 = 81, तो यहाँ पे बच जाएगा 7 और यहाँ पे बच जाएगा जी आपका 4, तो 19 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आएगा। 19 पॉइंट समथिंग मेरे ऑप्शन दे रखी किसमें, ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट हुआ। कैसे किया भाई, हमने 37 किलोमीटर जो थी उसको 4:3 में डिवाइड कर लिया, 4 तय किया, अभी 3 शेष बाकी है, तो यानी कि तय की गई दूरी और शेष दूरी का अनुपात बना के हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन और आज का हमारा क्वेश्चन दिया गया, m का मान क्या होगा, 29/4 का होल क्यूब गुणा 4/29 का स्क्वायर गुणा 29/4 की पावर 11 बराबर 4/29 की पावर 9m + 7 को संतुष्ट करता है। तो देखो यहाँ पे जब हम गुणा है तो ये 4 से 4 कट जाएगा स्क्वायर में 2 करने के कारण, और ये 29 से इसका, यानी कि यहाँ पे 29 बटे क्या बच जाएगा मेरा, ओनली 4 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूबर यहाँ पे मेरा स्क्वायर है। तो जहाँ पे जब 4 की 3 बार गुना करेंगे 2 4 यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 2×29 यहाँ पे केवल एक 29 रिमेन रह जाएगा, गुना 29/4 की पावर 11, और ये पावर मेरी 1 हो जाएगी। यहाँ पे जब बेस बराबर हो तो जोड़ कर लेते हैं, तो जोड़ हो जाएगा ये 29/4 की पावर 11 और 1 12, और बराबर 4/29 की पावर 9m + 7। इसको उल्टा करेंगे यानी कि 4/29 करेंगे। अब करने का रूल क्या कहता है, अगर a/b की पावर x है, अगर इसको लिखते हैं b/a, तो उनकी घात क्या हो जाती है जी, माइनस, यानी कि अंश की जगह हर की जगह अंश करते हैं तो हमारी घात हो जाती है माइनस। तो ये हो जाएगा मेरा 4/29, जब इसको हम इन्वर्स करेंगे व्युत्क्रम में लिखेंगे तो यानी कि पावर हो जाएगी -12। 4/29 की पावर मेरे यहाँ पे है 9m + 7। तुलना करने पे 4/29 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -12 बराबर किसके हो जाएगा, 9m + 7 बराबर -12। ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -19।
और माइनस के 19 को अगर हम 9 से भाग कर दें तो मेरे पास मान आ जाएगा m का, जो मुझे निकालना था कि m का मान क्या होगा। m का मान होगा जी मेरे पास 19 माइनस का 19/9, जो कि ऑप्शन हो जाएगी मेरी सी।